है कि किस तरह नैब ने इम्तियाजी सलूक करता है नवाज शरीफ और उनके फैमिली के साथ। जो पावर्स या अख्तियारात हैं उसमें एक एक्सट्रीम पेनल्टी लगा सकते हैं। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आज बात करेंगे नैब रेफरेंसेस और नजरसानी अपील की। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस का आगाज हो गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में तलब कर लिए गए। नैब रेफरेंसेस में निगरान जज की तैनाती पर शरीफ खानदान के एतराजात। तमाम कोशिश ये है कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपना हाथ इन मुकदमात के ऊपर से हटा ले। साबिक वज़ीर आज़म की नाअहली का फैसला मुत्तफ़िक़ा है सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, वो डिस्क्वालिफिकेशन जिन बुनियादों पे की गई उसके लिए पटिशनर ने दरख्वास्त ही दायर नहीं की थी। नैब रेफरेंसेस शरीफ खानदान के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं, पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी से। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली अली मोहम्मद खान से और सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार आरिफ चौधरी से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज से नैब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस का आगाज हो गया। एहतसाब अदालत ने ऑफशोर कंपनी से मुतालिक रेफरेंस पर साबिक वजीर आजम और उनके बच्चों यानी हसन नवाज और हुसैन नवाज को 19 सितंबर को तलब कर लिया है। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की नाअहली पर अपील का मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है। नाअहली के बाद अब नैब रेफरेंसेस शरीफ खानदान के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। लग रहा है कि ये बात महसूस भी की जा रही है। यही वजह है कि आज की नजरसानी अपील की समाअत में भी साबिक वज़ीर आज़म के वकील के दलाइल का जो जोर था या जो टिल्ट था या जो फोकस था वो नैब रेफरेंसेस और उस पर निगरान जज की तैनाती के खिलाफ था। अगेन इफ़ यू रीविजिट जो जीटी रोड पर रैली थी उसमें भी बार बार अगर वोट के तक़द्दुस की बात हो रही थी तो साथ ही साथ शिकायत ये थी कि नैब को ओवरसी सुप्रीम कोर्ट कैसे करेगी। इसी हवाले से तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने कहा कि नजरसानी का मकसद भी सिर्फ नैब के रेफरेंसेस पर निगरान जज को हटवाना है। लेट्स वॉच फवाद चौधरी। इस वक्त जो रिव्यू पिटीशन फाइल हुई है उसका मकसद भी सिर्फ एक है और वो ये है कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो सुपरविजन है वो हट जाए। हमने ये देखा है कि जब से नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले हैं इसी एक नुक्ते के ऊपर सारी की सारी तहरीक चल रही है और वो ये नुक्ता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो किरदार है सुपरविजन का, यानी जो रेफरेंसेस दायर हुए हैं उनके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन है किसी तरीके से वो हट जाए और 6 महीने की जो मुद्दत मुकम्मल होने के लिए रेफरेंसेस को दी गई है वो हट जाए। मुस्लिम लीग नून ऑब्वियसली इस बात को नहीं मानती। आज भी अनूश रहमान साहिबा स्टेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात को क्लियरली डिनाई किया। लेट्स वॉच हर। एक समरी ट्रायल के जरिए या सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे जहाँ पे अपील का ही राइट मौजूद नहीं है उस फोरम पे जाके डिस्क्वालिफिकेशन कर देना ये फेयर ट्रायल की मुनाफी है, ये आइन की मुनाफी है, ये कानून की मुनाफी है और इसको रिव्यू में कंसिडर किया जाए कि ये डिस्क्वालिफिकेशन जो कि 62(1)(f) के तहत की गई है जिसका टाइम पीरियड जज इसकी जो पीनल कॉन्सिक्वेंसेज है वो बहुत ज़्यादा हैं, ये करना भी सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में था भी कि नहीं, इसको भी देखना चाहिए। हम जो एंड वेलकम बैक। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने आज समाअत के दौरान जो दलाइल दिए हैं अब उन पर एक नजर भी डाल देते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें हतमी फैसला जारी करने वाला 5 रुकनी बेंच दुरुस्त नहीं था।
फैसले देने वाले 2 जजेस पैनामा अमल दरामद बेंच में नहीं बैठ सकते थे। सवाल यह है कि अदालत नैब को रेफरेंस दायर करने का हुक्म दे सकती थी। तहकीकात और ट्रायल के लिए मॉनिटरिंग जज की कोई नज़ीर नहीं मिलती। निगरान जज के होते हुए शफाफ ट्रायल कैसे होगा? निगरान जज नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने वाले बेंच का भी हिस्सा थे। निगरान जज की तैनाती से और नवाज शरीफ के बुनियादी हकूक इनकी तैनाती की वजह से मुतासिर हुए हैं। अदालत खुद शिकायत करंदा प्रोसिक्यूटर और जज बन गई है, जबकि अदालत ने अपने फैसले का दिफा करते हुए जो रिमार्क्स दिए उसमें उन्होंने कहा कि JIT की रिपोर्ट की स्क्रूटनी होगी। विल टॉक अबाउट सर, लेकिन पहला सवाल मेरा ये है कि इसको देख के चाहे कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक पार्टी है, वो एक फैसला सुनाने वाली बॉडी नहीं है, वो एक सुप्रीम बॉडी नहीं है, बल्कि ये कोई PTI है एक तरह की उनके लिए, PMLN के लिए। मैं समझता हूँ कि ये जो बार बार सब लोगों ने कहा कि जी हमने अमल दरामद कर दिया, फैसले पर अमल दरामद करना किसी का एहसान नहीं होता, किसी की चॉइस नहीं होती। उसकी वजह ये कि आर्टिकल 190 है, सुप्रीम कोर्ट जब फैसला करती है तो उस पर अमल दरामद होना होता है। हर पाबंद है, हर इदारा पाबंद है, हर शख्स पाबंद है। असल बात होती है कि आप उस फैसले को स्कैंडलाइज करते हैं या नहीं करते, उसकी तजलील करते हैं या नहीं करते। तो इन्हें अदालत का कानून इसीलिए बना है और यही अल्फाज है कि आप उसे स्कैंडलाइज करते हैं, उसकी तस्दील करते हैं। अब हमें देखना यह है कि ये जो स्कैंडलाइज करने वाली बात है वो किस हद तक इनके ज़िम्मे आती है। इससे ज़्यादा स्कैंडलाइज आप क्या कर सकते हैं जब आप ये कहें कि फैसला करने वाले खुद मुद्दई बन गए, जब आप ये कहते हैं कि आज का मैं हैरान था, पहले आपने बड़ी सुनी होगी बातें, आज मैं पढ़ रहा था कि वो मोहतरमा जो है मरियम साहबा वो कहती हैं कि जब आपने अगर किसी केस का फैसला करवाना है जल्दी तो उसमें रिस्पोंडेंट बना ले नवाज को। ठीक, आप देखें, आपने उस एक तरफ आप उस अदलिया की वजह से आप इक़्तिदार में आए। ये रिव्यू मैं आपको एक अर्ज करूं, यानी आज रिव्यू फाइल कर रहे हैं, इस रिव्यू के नतीजे में ये जो अगर रिव्यू ना होता उस वक्त जजमेंट इनके हक में ना आती तो नवाज शरीफ साहब जो है वो आज इक़्तिदार में ना होते। नवाज शरीफ साहब के हक में जजमेंट इफ्तिखार चौधरी साहब ने पास की और वो तमाम फैसले जो थे वो कलअदम करार दिए। तो उसका नतीजा ये हुआ कि नवाज शरीफ यानी सारी ज़िंदगी इन्होंने बेनिफिट लिया, इक़्तिदार मिला, इसके ज़रिए मिला, अदलिया के ज़रिए। आज उस अदलिया ने जिसका एक एक जज उसकी कोई ऐसी वाबस्तगी ये साबित नहीं कर सकते, उन्होंने फैसला पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी किया, उन्होंने इनके हक में भी फैसले किए। आज अगर उन्होंने इस बुनियाद पर चीख के ने कहा कि आप कोई तो सबूत लाए, इनका पूरे का पूरा इनका मुद्दा है अली साहब, एंड यू से यू वर इन द कोर्ट। इसमें कुछ बातें खासतौर पे जो जजेस की तैनाती के हवाले से उसमें हमने कंफ्यूजन तो देखी थी। मैंने प्रोग्राम किया था फैसला आने से 2 दिन पहले तक, किसी को क्लियर नहीं था, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर की टीम या उनके बच्चों की टीम कह लें, उनको पता ही नहीं था कि 2 का होगा बेंच के 5 का होगा या 3 का होगा। आज वैसे जब केस इस तरह हो तो सब जुडिस होता है, मुनासिब नहीं होता कि आप केस की कार्रवाई पर डिस्कस करें। लेकिन हमारा विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं समझता हूँ ये सब जुडिस वाला लॉ भी थोड़ा आप चेंज करना चाहिए, ठीक, क्योंकि फॉलो तो नहीं हुआ कहीं भी। राइट। लेकिन आज बड़ी मजेदार बात की इजाजुल एहसन साहब ने इनको, आई थिंक इजाजुल एहसन 63 की तरह सब जुडिस मैटर्स को भी हम रिव्यू कर लें। आई थिंक नहीं, खोसा साहब ने बड़ी मजेदार उनको बात की, कहा आप ये चाहते हैं कि 3 सुने, ओके, हम 5 बैठे हैं, ठीक, तो आप इन 3 को कन्विंस कर लें या 2 के कान बंद कर लें। आप इन 3 को कन्विंस कर लें, ठीक। तो देखिए ये बेसिकली 3 को कन्विंस कर लें, यस दैट मेक्स सेंस, ठीक। नहीं, ये वो 3 भी बैठे हुए थे ना, आप इनको कन्विंस कर लें, ठीक। लेकिन एक बड़ी मजेदार ऑब्जर्वेशन इजाजुल एहसन साहब की तरफ से आई। उन्होंने कहा ये जो इकामा वाला इशू था ना, 10,000 दिरहम वाला मंथली जो सैलरी है, देखें फरिया साहबा यू वर्क फॉर अब तक न्यूज़, ठीक है, आप उनकी स्टार एंकर हैं, पाकिस्तान की मानी हुई जर्नलिस्ट हैं, थैंक यू वेरी मच। तो अब जो है आपको ये महीने की कोई सैलरी वगैरह देते हैं, मैं नहीं पूछता कितनी देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही महीना पूरा होता है वो आपके अकाउंट में डाल देते होंगे, आपका उनको ड्यू हो जाता है। आप चाहे साल ना लें वो आपका ड्यू, आप ना लें वो उधर आपका ही पड़ा हुआ है, ठीक है। सो इट डजंट मैटर कि आप प्रैक्टिकली पैसे नोट हाथ में लेके उनको गिन के रख लें अपने पास, कि आपने कोई संदूक में जो आपकी दादी अम्मा का कोई पड़ा उसमें आप रख लें। या अगर देखें
आपका अगर राइट अक्रू हो गया है तो दैट इज योर राइट, इफ यू टेक इट और यू लीव इट दैट्स योर्स। आपने लीव भी नहीं किया, आपके नाम का वहाँ पड़ा है, लेकिन उससे बड़ी चीज़ ये है कि आपने उसको छुपाया हुआ है, आपने बताया ही नहीं है। बड़ी अमाउंट है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, वजीर आजम, कोई चाचा फजलुद्दीन की बात नहीं हो रही, वजीर आजम पाकिस्तान अकामा पे सैलरी ले क्यों रहा है, मतलब उसको अक्रू क्यों हो रहा है। उन्होंने वहां ये बड़ी मजेदार बात की कि 10,000 दरम कि अगर वजीर आजम पाकिस्तान जो बिलियनर हैं अगर वो ले तो मामूली बात है, लेकिन कोई आम आदमी ले तो फिर उसको सजा मिलनी चाहिए। मतलब ये है कि एक आदमी की माली हैसियत ये तयन करेगी कि उसको सजा मिले या ना मिले। मतलब ये है आपके कहने का, इनकी तरफ जो आर्गुमेंट आ रहा है ना उनकी तरफ से, वो तो ये अरबोपति आदमी है, 10,000 दरम क्या मामूली सी चीज है, इसके लिए आपने इनको। तो उन्होंने ये कहा कि क्या 10,000 दरम अगर अरबोपति आदमी छुपाए या डिक्लेयर ना करे तो खैर है, लेकिन अगर कोई आम आदमी छुपाए तो उसके लिए तो बड़ी अमाउंट है। एंड फॉर देयर वोट का तकद्दुस की बात भी आ जाती है। देखिए वोट का तकद्दुस एक चीज, एट द एंड ऑफ द डे हम मुसलमान हैं, तो वो जो है ना कि मुनाफिक की 3 निशानियां, अल्लाह हम सबको सही सच्चा ईमान हम सबको नसीब करे। उसमें यह है कि जब वादा करे तो झूठ बोले, जब उसको अमानत दें तो उसमें खयानत करे, और जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो तोड़ दे। ये अमानत नहीं है। ये जो हमारा खजाना है मुल्क के कौम का, ये जो उस दिन हमारा ये बच्चा शहीद हुआ है ऊपर से गिर के, आज मैंने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कौमी असम्बली के बाहर की है, कौमी असम्बली में कोई जिक्र नहीं हुआ उसका। जो अवामी मरकज में हमारा जला है सारा कुछ, करोड़ों रुपए का आपका IT पार्क जल गया। वो बच्चा देखें, आप खुद भी जो है खातून है और हम भी बच्चों वाले हैं, एक माँ से आप ये पूछें कि उसको ये पता हो कि मेरा बच्चा 1.5-2 घंटे से वो भाग रहा है, वो फोन पे राब्ते में घर में, और आपके पास इस्लामाबाद में PM हाउस के सामने एक क्रेन नहीं है कि बच्चे को नीचे उतार सके। दैट इज द पैथेटिक लो जिस पे आप गिर सकते हैं। तो आप मुझे ये बताएं, ये वोट के तकद्दुस की पामाली नहीं है? वोट का तकद्दुस, इसमें तो अब्बासी साहब आपकी पार्टी में भी दरार पड़ गई। वोट का तकद्दुस क्या है? चौधरी निसार कह रहे हैं वोट का तकद्दुस वो नहीं है जो ये नवाज शरीफ समझ रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं, वोट का तकद्दुस क्या है? पहले मुझे एक आध मिनट दे कि मैं कुछ दोस्तों ने बातें की हैं तो उसको मैं रिस्पॉन्ड कर दूँ। एक ये बिल्कुल इंप्रेशन दिया जो जा रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं है कि हम अदालतों से लड़ाई करना चाहते हैं। अफवाज पाकिस्तान से कभी हमारी लड़ाई, चौधरी निसार को भी आप कह रहे हैं, वो भी ही कह रहे हैं कि आप लड़ाई कर रहे हैं। नहीं, कोई हम ना लड़ाई करना चाहते हैं, ना हमारी ख्वाहिश है। ये बहुत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है जिसके फैसले सरोखों है। यस, तो फिर यू आर विद चौधरी निसार? नहीं, मैं आई एम विद मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग एन तो कुछ और कह रहे हैं। जी मैं ये मेरी बात को आप सुन लें। मुस्लिम लीग निसार, मुस्लिम नहीं, नो, मुस्लिम लीग नो। मैं ये जो बात थी कि ये कोई ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि इस अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, हमें उनकी कुर्बानियों का एहसास है। तो किसी लेवल पे ये लोगों की ख्वाहिश जरूर हो सकती है, लेकिन ना ही अदलिया और ना ही फौज के साथ पहले कभी लड़ाई थी, ना है, ना रहेगी। माजी में तो रही है। माजी की बातें, बाजी में बहुत कुछ हो गया है, बहुत पुरानी। मैं अभी आपने तकरीर सुनी हमारी नवाज शरीफ साहिबा की जो वो NA-120 में करी? मुझे अपनी बात तो मेहरबानी मैं सुनवाता हूं, जरूर सुना। दूसरा ये जो बात करेंगे कि इस अदलिया की बहाली के लिए सबसे बड़ी कंपेयर मियां नवाज शरीफ और हमारी जमात ने अल्हम्दुलिल्लाह की है, जो जाते बैठी है। और आपने देखा है सही है, इंसान के न सिर्फ वो बहाली की तारीख थी उसकी शाना बिशाना खड़े रहे, बल्कि पूरी ख्वाहिश और कोशिश के साथ की है कि हमने अपने सूबे की खुमत गंवाई है कि हमने कहा कि अदलिया बाल होना चाहिए, चौधरी इफ्तिखार जज बाल हुए। ये मेरे आजाद रहने देना सर उसको जी, फिर आजाद रहने दें। आजाद है बिल्कुल अभी फैसला किया, अपने माना है, बिल्कुल ये ठीक बात है। आइंदा भी जो फैसला करेंगे वो मानेंगे। जजमेंट के ऊपर रिव्यू हमारा हक और जो जजमेंट के एक दायरे में रहकर उस पर बात की जा सकती है। और अगर क्या वोट का तकद्दुस रोकता है अदालत को अपना फैसला देने में? बिल्कुल नहीं रोकता। मैं ये कहता हूँ कि देखें, ये मेरे दोस्तों ने कहा है कि अगर कोई आदमी इलेक्ट हो जाए और वोट ले आ जाए तो खजाने पे डाका मारे तो यस दे आर राइट, फिर उसको ये हक हासिल नहीं है। अगर तो हमारे खिलाफ ये कोई फैसला आ जाता कि हमने पाकिस्तान के खजाना लूटा है, हमने पाकिस्तान के खजाने से कोई करप्शन की है, हमें पाकिस्तान के पैसे से यहाँ लेके बाहर गए, तो अगर कोई फैसला हमारे खिलाफ आ जाता है तो बिल्कुल नहीं बात ठीक थी। हम ये कह रहे हैं कि ये खजाने वाला केस नहीं, रिव्यू में बात लाए ना, रिव्यू में आकर 2-3 जज हैं, 5 जज हैं, अभी टाइम हमें दें, टाइम अभी लगेगा। मैं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में डिस्कशन हो रहे तो मैं उस पर बिल्कुल नहीं डिस्कस करूंगा ना, मेरा राइट है कि डिस्कस करूंगा कि जब मामला सब्जेक्ट और सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस कर रहा हूँ उसके अंदर ही डिस्कस अच्छा लगता है। जब रिव्यू खत्म हो जाएगा फिर मैं इस पर तबसरा भी करेंगे और उस पर बात भी करेंगे। अंदर अभी वकला ने हमारे ने बात शुरू की है,
एक बात को नहीं पकड़ा जा सकता, ये हमारा राइट है और आगे चलकर इन बातों पे भी बात होगी। 12 क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में पढ़ के बताए थे कि इन क्वेश्चन पर जरूर बात होगी। ये लिहाजा ये परसेप्शन लोगों को देना या बनाना या ये अपने आप को पाक साफ, हमारे यहाँ बड़ा जुल्म हो गया है कि दूसरे को छोटा दिखा के अपना कद बड़ा नहीं किया जा सकता। अगर मामला खजाने का होता और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती कि पाकिस्तान के खजाने को इन्होंने नुकसान दिया और पाकिस्तान के खजाने से करप्शन हो गया और करप्शन की वजह से हुआ, फिर इनकी बात ठीक थी। अब ये कहते हैं कि वो तनख्वाह, एक वकील है उसके पास इनवॉइस, वो किसी को आता है, वो कहता है, एक आदमी कहता है कि मैं तुम्हें केस दूंगा, वो कहते हैं मैं आपसे 4 लाख रुपए लूंगा, वो अपने रिटर्न में उस वक्त करेगा जब उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। हमने कहा कि हमारे अकाउंट में अगर पैसा आ जाता तो हम जरूर जाहिर करते, क्योंकि अगर इतने बड़े एसेट हमने जाहिर किए तो हम ये 15,000 क्यों छुपाते, इसका कोई मकसद नहीं था छुपाने का। जहां तक आपने किया कि वोट का मकसद तो था जब एक नई खबर, वो वलायत का मामला साल हो गया है, मामला भी गया है अदालत में, जो ट्रायल कोर्ट है उसके पास, नैब के पास गया है, जेटी को सेटिस्फाइड किया गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड हुई है। जेटी सेटिस्फाइड हो गई है, खबर मिल गई है सुप्रीम कोर्ट के। मेरी बात ये तो बड़ी नई बात है, कैसे किस तरह आपने कौन से पेज पे वो सेटिस्फाइड नजर आ रही है? पूरा बोलने नहीं दे रही, मेहरबानी करके। तीन तो ना दो जेटी सेटिस्फाइड मैंने सुना है सर, मैं वहीं पे इतना ही सुनना जो रिकॉर्ड जेटी के सामने रखा, जेटी के सामने 12 क्वेश्चन थे, ये कब क्वेश्चन थे जी बिल्कुल सर, जो अपार्टमेंट के मुताबिक थे जी, ये क्वेश्चन वो थे जो मनी लॉन्ड्रिंग के मुताबिक थे, ये क्वेश्चन वो थे जो हमारा कतरी लेटर के मुताबिक था, ये कहना कि आपने एक अजीजिया मिल बेची, उसका पैसा कहां से ले गए। जी सर, अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के पास जब 3 मिनट बैठा और जेटी की रिपोर्ट आई है और उस पर डिस्कशन हुई है और उस पर हमने दलाइल दिए, किसी एक चीज पे भी सुप्रीम कोर्ट ने हमें सजा नहीं दी। उन्होंने ये रेफरेंसेस जरूर भेजे, सुप्रीम कोर्ट ओवरसी करिए नैब को जो सजा दे सकता है, उस पे कुछ राज है। नहीं आने देना, आने दे, जब तक वो कह रहे हैं हम उनको आने नहीं देना, जब तक हमें कोई फोरम या कोई कोर्ट सजा न दे, उस वक्त तक तो आप मेहरबानी करें, हमारा उस वक्त तक तो आप ये जजमेंट करिए, अरेस्ट किया गया हमारे मुतालिक, ये एलिगेशन है, हम कहते हैं हमारे इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट आपकी। अब अब्बास साहब, आई मस्ट से आर्गुमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। विल टेक अ क्विक ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक, कीप वाचिंग टाइम्स फेयर। एंड वेलकम बैक। सो अब अगर हम क्विकली इसके ऊपर नजर डालें रिव्यू पे, तो ऑप्शंस क्या हैं अब पीएमएलएन के पास? पीएमएलएन के पास कोई ऑप्शन इसके अलावा नहीं है कि रिव्यू उनका खारिज होगा और उन्हें फेस करना होगा ट्रायल, क्योंकि इसे वो ट्रायल को जिस अंदाज में ले रहे हैं, अगर रिव्यू को जिस तरह ट्रीट किया, अगर ट्रायल को भी इसी तरह किया गया तो, और सिर्फ इस पे चेयरमैन पर तकिया किया गया तो मामला नहीं होगा। बार बार ये जो इसके ऊपर की जा रही है ना बात, इसको सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन की या उनको खास तौर पे जो निगरानी कर रहे हैं, नैब की निगरानी की जरूरत इसलिए, इसमें बाकायदा इस पर जिक्र आया है कि नैब ये सारे काम जो थे बेसिकली फ्रिया ये करने थे, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं था, ठीक है, काम तो बेसिकली था प्राइम मिनिस्टर का। सही, प्राइम मिनिस्टर के मातहत इदारे थे सारे के सारे, उन 6 के 6 इदारों की ये जिम्मेदारी थी कि वो ये उन तक ये मामला आता ही ना, सुप्रीम कोर्ट तक ना आता। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में तो कोई ऐसा मुतासरा फरीक आता जिसे अपील करनी होती, जो एग्रीव होता किसी भी फैसले से, उसे सजा हो चुकी होती, लेकिन चूंकि सारे के सारे इदारे मफलूज हो चुके हैं और उन्होंने कोई रोल प्ले नहीं किया, जो काम उनका करने वाला था उन्होंने नहीं किया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये काम करना पड़ा। ठीक है, दूसरी गुजारिश इसमें ये है कि ये जो इनके चेयरमैन नैब हैं उनके बारे में बाकायदा जजमेंट में ये बात आई कि जो उनका काम था वो नहीं कर रहे हैं, उन्होंने रेफरेंस जो के खिलाफ जो अपील थी उन्होंने नहीं फाइल की। तो अभी भी उनका रवैया आपके सामने आया, आज तक कई प्रोग्रामों में हम सब बात कर चुके हैं और ये आई टीवी पे भी आ चुकी बात, इसकी तरदीद नहीं आई कि उन्होंने कहा कि अगर मेरे बस में होता तो मैं साइन ना करता, क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। के इस हवाले से जो स्टांस ले चुकी है पीएमएलएन, क्या वापस आ सकती है उसके ऊपर? आप देखिए, यहाँ पे सेनेटर मोहतरम अब्बासी साहब ने एक बात की कि जजमेंट पे हमारा राइट है क्रिटिसाइज करना, यही तो हम कहते हैं कि करें जजमेंट को, लेकिन इनके स्टांस में, और ये बड़े तरीके से उन्होंने बात की है, लेकिन इनकी जो लीडरशिप है जो पाकिस्तान में इस वक्त है, और मियाँ साहब जो बाहर गए, उनके स्टांस में बड़ा फ़र्क है। देखिए, दुनिया में हर जगह
जजमेंट्स पे फेयर कमेंट आता है। ठीक। फेयर कमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप जाके जो है जजों की ज़ातियात पे चले जाएं, ये कहें कि फैसला कहीं और से आया है, दिस इज रॉन्ग। देखें, आप जजेस को कभी हिट नहीं करते, आप जुडिशरी को कभी हिट नहीं करते, आप जजमेंट पे अपना फेयर कमेंट देते हैं, वो आप दें, लेकिन आपकी जमात तो नहीं दे रही। आपकी लीडर जो हैं, जिसको चौधरी निसार लीडर भी नहीं मानते, वो कहती है कि मैं इस पाकिस्तान को नहीं मानती जहां इस तरह की जजमेंट्स आए। अब मुझे बताएं, ये कितनी खतरनाक बात कर दी उन्होंने। आप पाकिस्तान को क्या बनाना चाहते हैं? मैं तो देखें, हमारे मेरे आपके बच्चों का तो मुस्तकबिल इसमें है कि देखें, जब कभी केस अदालत में चला जाए ना, एज